नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, मित्रों और भाइयों और बहनों, आज हम आरक्षण के मुद्दे पर थोड़ी बात करेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं आरक्षण दो प्रकार का दिया गया है। एक जो है राजकीय आरक्षण है, जिसे हम पॉलिटिकल आरक्षण रिजर्वेशन कहते हैं, और दूसरा है नौकरियों में आरक्षण, जिसे हम सर्विस रिजर्वेशन कहते हैं। आज हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजकीय आरक्षण की सबसे पहले बात करते हैं। हम क्या देखते हैं, पूरे भारत में जो भारत की संसद है, वहाँ करीब करीब 25% SC और ST के लिए खासदारों का आरक्षण किया हुआ है। हम रफली कह सकते हैं कि 84 खासदार SC के होते हैं और करीब करीब 47 खासदार ST कोटे से आते हैं, और जनरल जो होते हैं करीब करीब 412 14 जो भी है 412 14 इस प्रकार से जनरल होते हैं। तो इस प्रकार का 500 और कुछ मिला के देश की लोकसभा बनती है। ये है लोकसभा। फिर राज्यसभा में भी लोग राज्यसभा में जाते हैं। वो यह जो राज्य की जो MLA होते हैं, वो उनको चुन के देते हैं। और पूरे भारत में मैं समझता हूँ करीब करीब 4,500 MLA या 4,100 के करीब करीब MLA होते हैं। इसमें भी 25% या 26% MLA SC ST के आप समझ लीजिए कितनी बड़ी तादाद में होते हैं। तो इस प्रकार का आरक्षण का जो हम राजकीय आरक्षण देखते हैं। राजकीय आरक्षण में ये होता है ये कि चुनाव होता है, जनता चुन के देती है। भले ही वो आरक्षण कोटे से हो, वो किसी न किसी पार्टी के MLA या आम खासदार होते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, लोग उनको SC ST के साथ साथ ही जनरल जो पब्लिक है, वोटर है, वो उनको SC ST का जो कैंडिडेट होता है उसको चुन कर देते हैं। किसी सांसदीय क्षेत्र में या MLA के क्षेत्र में जो रिजर्वेशन भले ही हो, कभी कभी जनरल का जो परसेंटेज होता है पॉपुलेशन का, वो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो केवल मार्किंग किया हुआ है कि ये सीट SC के लिए आरक्षित है, ये सीट ST के लिए आरक्षित है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी लोक संख्या भी कम है, तब भी जो है आरक्षण वो सीट का दिया गया है। उससे क्या होता है, SC और ST के लोग भिन्न भिन्न पार्टी में काम करते हैं, और फिर कांग्रेस में, BJP में, कम्युनिस्ट पार्टी में, BSP में और दूसरी कई पार्टियां हैं। स्टेट में कई हज़ारों पार्टियां हैं। इस प्रकार के उस पार्टी में काम करते हैं। कुछ वोट लेते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ की डिपॉजिट जब्त हो जाती है, और कुछ नई पार्टियां भी होती है, उसमें भी काम करते हैं। इस प्रकार से काम करने के बाद में कुछ लोग किसी पार्टी से चुन कर आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है आजकल BJP के बहुत सारे खासदार SC के और ST के चुन के आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के आते थे, बीच में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के भी आते रहे हैं, और जो दूसरी जो लोकल छोटी पार्टी है स्टेट लेवल की, उसमें भी SC ST से कुछ लोग चुन के आते रहे, MLA बनते रहे, खासदार भी बनते रहे। अब ये लोग जो चुन के आते हैं, ये इनका विचार सरणी जो होती है,
जिस पार्टी ने उसको उनको टिकट दी है उस पार्टी का विचार सरणी को वो मानते हैं। जैसे अगर कांग्रेस ने टिकट दी है तो कांग्रेस का जो भी राजकीय विचार है उसको मानते हैं, सामाजिक विचार है उसको मानते हैं, उसका नेतृत्व मानते हैं, उनको मानना पड़ेगा, बिना माने कोई और दूसरा चारा नहीं है। फिर भाजपा के जो आमदार होते हैं या खासदार होते हैं वो भाजपा की नीति मानते हैं। वो भाजपा का अगर नीति है कि वो भाजपा जैसे कि हम कहते हैं ब्राह्मणवादी है तो ब्राह्मणवादी नीति को वो मानते हैं। कांग्रेस पंडितवादी नीति को मानता है और कम्युनिस्ट पार्टी में भी भले ही कम्युनिस्ट पार्टी का नाम हो पर वो जो है ब्राह्मण को विरोध नहीं करते हैं, ब्राह्मण या वर्णवाद को जातिवाद को विरोध नहीं करते, उनका कोई विरोध नहीं है। और दूसरे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं स्टेट लेवल में वो लोग भी ब्राह्मणवाद को विरोध नहीं करते, वर्णवाद और जातिवाद को विरोध नहीं करते। और दूसरी बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरक्षण खुद जो है, जो भी पॉलिटिकल आरक्षण है वो जाति बेस्ड है, वर्ण बेस्ड है। वर्ण जो है वो भले ही उसका क्लासिफिकेशन वर्ण के आधार पर न किया हो पर जाति जो है वर्णों में आती है, तो इसलिए वर्ण और जाति ये बेस्ड जो है आरक्षण है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हमको मानना पड़ेगा। अब ये कहाँ है जाति और वर्ण जो है किस धर्म में है, आखिर ये उस धर्म को हमने क्यों मान्यता दी है, इसको भी हमको थोड़ा सा, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे पर हम इसको थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि वैदिक धर्म को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म में वर्ण और जाति ये इस प्रकार का धार्मिक मान्यता नहीं है। जो धार्मिक मान्यता है वर्ण और जाति की, उच्च नीच और भेदभाव की, अस्पृश्यता की आदि और इस प्रकार से जो मान्यता है वो वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म इसमें है। वो बौद्ध धर्म में नहीं है, जैन धर्म में नहीं है, सिख धर्म में नहीं है, ये भारत के धर्म है जो हिंदू धर्म से ही पैदा हुई। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म आने के पहले से अस्तित्व में था, जहाँ कोई जाति वर्ण नहीं था, इसलिए वस्तुतः जो उनका विचार से अगर हम देखा जाए तो उसमें जाति और वर्ण नहीं है। और वो ये बात तो हमारे कितने ही पूर्वज करते रहे, फिर वो रविदास हो चाहे कबीर जी हो या अन्य लोग हो, उन्होंने ये जाति और वर्ण को नहीं माना है। वो खुद हिंदू थे तो उन्होंने ये माना नहीं। तो हिंदू धर्म उनके मुताबिक जो ब्राह्मण बताते हैं वो नहीं है। वो जो हिंदू धर्म है वो हमारे साधु संत जो गैर ब्राह्मण लोगों ने बताया वो हिंदू धर्म है। पर दुर्भाग्य से इस बात को ये देश की जो सरकार है और जुडिशियरी है ये इसको मानते नहीं है। उसको वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म और वैदिक धर्म एक ही है, इस प्रकार का जो है विचार उन्होंने देने की कोशिश की है। इसका कारण ये है कि सरकार में और जुडिशियरी में भी जो है आज जो ब्राह्मणवादी लोग ज़्यादा है, उनकी सत्ता है, इसलिए वो जो जैसा विचार चाहते हैं वैसा विचार वो गवर्नमेंट के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से देते हैं। पर वस्तुस्थिति ये नहीं है। तो हम जो वैदिक धर्म को वर्ण और जाति वाला धर्म मानते हैं और बाकी दूसरे जितने भी धर्म हैं वो जाति वर्ण को नहीं मानने वाले धर्म है, चाहे वो भारत में निर्मित हो या भारत के बाहर के, जैसे मुस्लिम और सिख ये मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, वहाँ भी जाति और वर्ण नहीं है, जाति नहीं है। तो इस प्रकार का जाति का उगम जो है वो केवल वैदिक ब्राह्मण धर्म में है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ये विदेशी है, इस देश के लिए विदेशी है, उनका धर्म इस देश के लिए विदेशी है। पर हम उनको मान्यता क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए मान्यता दे रहे हैं कि जब हम जो भारत को जो आज़ादी मिली उस समय में जो लोगों ने आज़ादी के बाद में जो हस्तांतरण हुआ, ब्रिटिशों ने हस्तांतरण किया, वो ब्राह्मण लोगों के हाथ में किया। उदाहरणार्थ जैसे आप देखेंगे किसी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया ट्रांसफ़र के बाद में, भारत पावर ट्रांसफ़र के बाद में, ब्रिटिश जाते समय में वो पहला गवर्नर जनरल उसको बनाया गया, वो बामन था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो अंतरिम जो सरकार है उसका जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वो बनने के बाद में उस समय में जो भी चुनाव होते थे वो ज़्यादातर जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग ही ये चुनाव लड़ते थे।
गरीब लोग जो है, गरीब तबके के, एससी एसटी के और जो ओबीसी के लोग ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स में नहीं थे, इसलिए वो एमएलसी, एमएलए या खासदार का चुनाव नहीं लड़ते थे। और ब्रिटिश राज में जो जो भी ज़्यादातर यही लोग है सत्ता के गलियारे में पहुंच गए थे। तो उसके बाद में जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ तो कांग्रेस ने भी ज़्यादातर से जो है जो सीटें हैं वो सीटें जो ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों को दिया था और कुछ ऐसे एससी एसटी के लोगों को दी गई थी आरक्षण का प्राविधान अपना संविधान में बनने के बाद में, कि जो कांग्रेस की जो वर्णवादी नीति है उस वर्णवादी जातिवादी नीति को मानते हैं और उसको विरोध नहीं करते। तो इस प्रकार से एससी एसटी के कांग्रेस में काम करने वाले जो लोग थे उनको चुन के लाया गया और वो खासदार बने, एमएलए बने। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हजारों एमएलए एससी एसटी लोगों से है, चाहे अभी वो भिन्न भिन्न पार्टी में हो। और इसी प्रकार से करीब करीब 125 खासदार जो है पार्लियामेंट में है, जो लोकसभा में है, जो भिन्न भिन्न पार्टी के हैं। अब कांग्रेस का जो है मताधिकार कम हो गया, कांग्रेस में खुद जनरल लोगों का भी कम हो गया, जनरल सीट, और एससी एसटी की भी सीट कम हो गई। आजकल जो बीजेपी में ज़्यादा आ रही है, बीजेपी में क्यों ज़्यादा आ रही है? क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उसके साथ साथ में जो ब्राह्मणवादी लोग और ब्राह्मण विचारों के लोग, उनकी संख्या कुछ ऐसी लगती है कि ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो चुन के आ गए हैं। अभी चुन के आने के बाद में हम देखते हैं कि क्या जो जिस कारण एससी एसटी का आरक्षण संविधान में दिया गया है कि ये राजकीय आरक्षण होगा और वो अपने समाज का हित जो है अपना संविधान में उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे और उसको जो है वो देखेंगे कि समाज का कोई अहित नहीं हो रहा है। हमारे एससी एसटी के जो खासदार है क्या ये वाकई कर रहे हैं? ये अब जो है बहुत बड़ा प्रश्न जो है निर्माण हो गया। हम देख रहे हैं कि वो बहुत चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, एट्रॉसिटी का मुद्दा हो, कभी वो अपना मुंह नहीं खोलते। बहुत ही कम ऐसे खासदार है कि जिनको बोलने दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि लोकसभा में कौन किस पार्टी का जो है कितने समय में वो पार्टी के लोग बोलेंगे, ये इसका हर एक पार्टी को उनके जो लोग चुन के आते हैं उनकी संख्या के अनुसार, उनका जो पावर है उसके अनुसार उनकी लोकसभा में जो उससे अनुपात बनता है। और जिनकी ज़्यादा खासदार चुन के आते हैं उस पार्टी को ज़्यादा बोलने का समय दिया जाता है। और जिनका एक दो एमएलए है, चाहे वो एससी के हो, उनको तो नहीं के बराबर ये वक्त होता है, दिया ही नहीं जाता है और वो वक्त में वो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। मान लीजिए कि अभी ये संसद चल रही है और संसद राष्ट्रपति ने कहा कि 2 दिन संसद चलेगी और कई मुद्दे पे जो है डिस्कशन होगा। फिर उसमें 2 दिन का जो है समय जो है भिन्न भिन्न पार्टी को आवंटित किया जाता है कि कौन पार्टी कितनी देर बोलेगी किस विषय पे। फिर इसमें विषय भी होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, उस पर भी समय निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार का कोई एससी का मुद्दा आता है तो किसी पार्टी को समय दिया जाता है कि आप जो है आधा घंटा बोलेंगे, आप 1 घंटा बोलेंगे, आप 10 मिनट बोलेंगे, आप 2 मिनट बोलेंगे, आप 5 मिनट बोलेंगे। तो आप जो इस प्रकार का समय बांटा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी जो एससी का मुद्दे है पर एससी को ही बोलने के लिए बोलेंगे कि आप बोलिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो कोई भी उस पार्टी का आदमी, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो या नहीं हो, वो उस मुद्दे पर एससी एसटी के मुद्दे पे भी वो बोलते हैं। और फिर पार्टी क्या चाहती है? पार्टी चाहती है कि जो भी लोग बोले वो पार्टी के लाइन पे उसके आधार जो विचार है उस पर बोले। तो जो पार्टी उनको लगता है कि ये तो हमारे जो विचार है पार्टी के उसके खिलाफ बोल सकता है या तो उसको बोलने के लिए चांस भी नहीं देते हैं। क्यों चांस देंगे भाई? अगर भाजपा है और वो चाहती है कि एससी एसटी के मुद्दे पे एससी एसटी का आदमी न बोले तो कोई गैर जो है एससी जो है जनरल है उस आदमी को वो बोलने के लिए बोलेंगे और बोलेगा, वो भी बोलेगा। पर क्या वो अपने मन से बोलेगा? नहीं बोलेगा, वो पार्टी का विचार रखेगा।
और पार्टी का विचार क्या होता है, पार्टी ने जो ब्राह्मणवादी बीजेपी है, पंडितवादी कांग्रेस है, जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो ब्राह्मण जो है वो नेतृत्व में है, समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण जो है नेतृत्व में है, वो क्या चाहेंगे कि SC ST के खासदार या आमदार जो है SC ST के मुद्दे पे बोलने के लिए वो अलाउ ही नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो खासदार है, आमदार है SC ST के, वो जो वहाँ है पर वो हमारे लिए नहीं बोलते हैं, अक्सर नहीं बोलते। कोई भी SC ST का इस पे नहीं बोलते हैं, और फिर जनरल मुद्दे पे तो बोलने का सवाल ही नहीं आता है। तो समझ लीजिए कि जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि खासदारों को पेंशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर ये मुद्दा डिस्कशन के लिए आता है तो हमारा कोई भी खासदार आमदार जो खासदार है SC ST का इसके ऊपर में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। हम कहेंगे नहीं देना चाहिए, जनता कहेगी नहीं देना चाहिए, खासदारों को क्यों दो, जबकि आमदार अपना जो कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया गया। तो ये मुद्दे के ऊपर में हमारे खासदार आमदार जो भी है वो बोलते नहीं हैं, वो बोल नहीं सकेंगे, और जनरल तो बोलेंगे नहीं, और फिर उनके भी कुछ निहित स्वार्थ है। खासदार को अगर ये देते हैं, ये पेंशन देते हैं, तो हमारा SC का खासदार क्यों बोलेगा कि मत दो करके, या कर्मचारियों को दो। तो वैसे भी वो अपना सबसे पहले अपना हित देखते, व्यक्तिगत हित देखते हैं। उनका व्यक्तिगत हित सबसे समाज से भी बड़ा होता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो समाज का हित को ध्यान में रखेंगे। अगर समाज का हित में ध्यान रखते तो कर्मचारियों की पेंशन बंद नहीं होती। वो उसी समय में अटल बिहारी वाजपेयी को उसके मुंह पर बोल देते कि भाई ये बंद नहीं हो सकती है, खासदार को आप पेंशन मत दीजिए। ऐसा हमारे किसी भी खासदार ने नहीं बोला SC ST के। तो SC ST के खासदार करते फिर क्या काम करते हैं? ये पेंशन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, और दूसरे सुविधा लेते हैं, गाड़ी की सुविधा लेते हैं, LTC की सुविधा लेते हैं, एयर से आने जाने का सुविधा लेते हैं, रेल का फर्स्ट क्लास का सुविधा लेते हैं, और कैंटीन की सुविधा लेते हैं, वहाँ उनको रहने के लिए क्वार्टर मिलता है या जो भी मिलता है उसकी सुविधा लेते हैं, PA की सुविधा लेते हैं, स्टेशनरी की सुविधा लेते हैं, स्टेशनरी की है, फिर आपके टेलीफोन की है, और जो उसके फैमिली की जो बीमारियों की जो सुविधा होती है बिल की, वो सुविधा लेते। तो सुविधा तो सारे लेते हैं, पर वो किसके लिए लेते हैं? खुद के लिए लेते हैं, अपने फैमिली के लिए लेते, समाज के लिए वो कोई ध्यान नहीं देते। ये तो इस प्रकार का जो राजकीय जो है आरक्षण अब जो है वो बहुत ही हमको लगता है कि वो बिना काम का हो गया है, वो कोई काम का नहीं रह गया। केवल नाम के लिए आप देखेंगे हाँ ये खासदार ST का है और ये खासदार ST का है, उनके पास जाओ तो आपका कोई काम नहीं करते, बोलेंगे ज़रूर कि ये काम करते, क्या काम करेंगे? आप अपना काम क्यों मांगेंगे कि ये हमारा काम है करके? समाज का काम वो करते नहीं है, और समाज का काम लेकर आप जाएंगे तो वो कुछ काम करेंगे नहीं, तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो ये अब जो समय आ गया है कि हमको ये पॉलिटिकल आरक्षण जो है किसी समय में कहा गया कि ये निश्चित समय 10 साल के लिए 20 साल के लिए होगा, उसको अब जो ख़त्म करना चाहिए। पर हमको नहीं लगता है कि कोई भी सरकार, चाहे वो BJP की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या मिली जुली सरकार हो, ये पॉलिटिकल आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है या करेंगे। क्योंकि ये 100 MLA है, सॉरी MLA नहीं, MP की मैं बात कर रहा हूँ, और 1000 जो 1,500 जो MLA की बात कर रहा हूँ, ये MLA और खासदार ये एक प्रकार के बंधुआ मजदूर है। ये आपका कोई काम नहीं करते, जिस पार्टी से चुन के आते हैं उनका काम करते हैं, उनके वो बंधुआ मजदूर है। वो तभी मुंह खोलते हैं जब उनकी पार्टी उनको कहती है कि इन पे ऊपर भौंकिए। तो ये अब जब कुत्ते के जैसे इनका ये काम हो गया कि क्या उनके ऊपर में भौंकने का, जो उनके पार्टी के खिलाफ में बोलता है, पर समाज के लिए कोई ये आवाज़ नहीं उठाते। तो SC ST का जो आरक्षण आज जो इस प्रकार का एक प्रकार से ये देश के ऊपर में बोझ बन गया, समाज के ऊपर बोझ गया। ये कुछ उन्होंने अपने हमारे समाज में कुछ इस प्रकार से खासदार वो श्रीमंत बन गए होंगे, और इस प्रकार से अगर हम देखेंगे ये 25 साल आज़ादी के 70 सालों में इस प्रकार के हो सकते हैं 10-20 हज़ार जो है खासदार और आमदार बने होंगे या मालदार बने होंगे, उनकी हालत सुधरी होगी। पर समाज जो है वही का वही है। अगर वो मेहनत न करे, काम न करे, अगर पढ़े लिखे नहीं और अपना जो है भविष्य के लिए सोचे नहीं,
तो उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये खासदार वासदार कुछ काम नहीं करते, एमएलए कुछ काम नहीं करते। तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो ये क्या जाति बेस्ड, अब ये दूसरा सबसे और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम जाति और वर्ण को हम ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जाति SC ST का जो आरक्षण है वो जाति बेस्ड है, वर्ण बेस्ड है। और वर्ण और जाति कहाँ है? ये हिंदू धर्म में नहीं है, वो वैदिक ब्राह्मण धर्म में है। और संसार का एकमात्र धर्म है जो जाति वर्ण भेदभाव उच्च नीच भेद अस्पृश्यता को मानता है। और इस प्रकार से अगर हम इसको मानते रहे तो हजारों साल इस देश से जाति या वर्ण जाने की कोई संभावना नहीं नज़र नहीं आती है। क्योंकि राजकारण में पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहेगा तो समाज में कैसे परिवर्तन आ सकता है? समाज में परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि राजकारण में या पॉलिटिक्स में जाति बेस्ड आरक्षण होगा, जाति होगी तो वो तो परकोलेट हो जाएगा और समाज में जो है गहराई से वो दिखाई देगा। और फिर उसको आप कैसे मिटा सकते हैं? और फिर यहाँ आप जो मान रहे हैं एक विदेशी वैदिक धर्म को हिंदू धर्म के गलत नाम से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म में जाति और वर्ण है नहीं। कबीर क्या हिंदू नहीं थे? रविदास क्या हिंदू नहीं थे? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज क्या हिंदू नहीं थे? जो गाड़गे बाबा जो हिंदू नहीं थे? और ये सभी हिंदू थे। तुकाराम महाराज क्या हिंदू नहीं थे? और ये हिंदू नहीं, ये सभी हिंदू संत थे, महात्मा थे। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हमारे हिंदू धर्म में वर्ण और जाति नहीं है, वर्ण और जाति ब्राह्मण धर्म है, वैदिक ब्राह्मण धर्म में। तो हम हिंदू को हिंदू धर्म में जाति और वर्ण है, ये हम क्यों माने? हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम हिंदू धर्म में जाति वर्ण है, ये हम क्यों मान रहे हैं? हमारी क्या मजबूरी है? हम ये क्यों नहीं कह रहे कि हमारा जो सनातन पुरातन ब्राह्मण आने के पहले हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जाति वर्ण भेदभाव ऊंच नीच नहीं है? ये तो बात साबित होती है आपके हिंदू जो संस्कृति है उससे आपको ये दिखाई देता है, साबित हो जाती है कि वहाँ कोई जाति वर्ण नहीं था। जैसे हर कोई जो है क्षत्रिय था, हर कोई जो है पुजारी था, हर कोई जो है वैश्य था, हर कोई जो है काश्तकार किसान था, मजदूर था और अपने चॉइस की कोई भी काम कर सकता था। चाहे वो राजा भी बन सकता था, किसान का काम भी कर सकता था, पुजारी भी खुद का पूजा भी कर सकता था और व्यवसाय भी धंधा भी कर सकता था। तो वहाँ उस समय में तो कोई हिंदू धर्म में जाति और वर्ण है ही नहीं, भेदभाव नहीं है। फिर हम ये क्यों मान्य कर रहे हैं? और ये अभी जो है नई एक सिस्टम यहाँ कोर्ट में और सरकार में जो है दिखाई दे रही है कि वो हम पर ये वैदिक धर्म हिंदू के नाम से थोपना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जबकि हिंदू ही धर्म है और वैदिक जो है धर्म नहीं है, वो अधर्म है। गैर बराबरी को मानने वाला क्या धर्म होता है? वर्ण और जाति मानने वाला क्या धर्म होता है? अस्पृश्यता मानने वाला क्या धर्म होता है? भेदाभेद मानने वाला क्या धर्म होता है? ये धर्म तो हो ही नहीं सकता है। फिर हम जो वैदिक धर्म को हिंदू धर्म की मान्यता या हिंदू धर्म के नाम से क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? जबकि ये गलत है। वो इसलिए कर रहे हैं कि 125 जो खासदार है वो बोलते नहीं है। जो इसके अलावा जो जनरल में जो OBC के लोग चुन के जाते हैं वो बोलते नहीं है कि ये हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है। जो जनरल में जो जिन्हें वैश्य कहते हैं वो बोलते नहीं है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग है। जो जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है वो बोलते नहीं है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है। वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अब जो है इनके मन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। वो इतने जल्दी आसानी से नहीं जाएगा, हम मानते हैं, पर जो बोल रहे हैं साधु संत बोल रहे हैं उसको ये मानते क्यों नहीं है? और दुर्भाग्य से जो जैन लोग हैं जिनके धर्म में हिंदू धर्म अपना वर्ण वो नहीं है, मुस्लिम में लोग भाई है हमारे, या बुद्धिस्ट है, सिख है, ये लोग भी नहीं कह रहे कि हिंदू धर्म में जाति वर्ण नहीं है, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं? ये हमारे समझ के बाहर है, ये हमारे समझ में नहीं आता है। ये आज कुछ बौद्ध इसलिए नहीं कह रहे कि उनको लगता है कि हिंदू
धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है कहेंगे तो हिंदू ये शायद कन्वर्शन नहीं करेगा। अरे भाई कन्वर्शन नहीं करेगा वो मुद्दा तो बाद में है। कन्वर्शन तभी होगा कि जब मुझे वो पसंद आएगा, कोई चीज़ पसंद आएगी। मैं कोई चीज़ कब लूँगा कि वो चीज़ मुझे पसंद आएगी, और पसंद आने के बाद में ही वो प्रक्रिया शुरू होती है। पहले तो आप ये कहिए कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है, ये बौद्धों ने कहना चाहिए। दुर्भाग्य से जो ब्राह्मण कहते हैं वही बात बौद्ध भी कह रहे, नौ बौद्ध कह रहे कि ब्राह्मण गाली है। अरे भाई गाली कैसे हो सकती है? हिंदू गाली कैसे हो सकती है? अगर हिंदू गाली है तो हिंदू जीवन पद्धति है ऐसा कोर्ट कैसे कहेगा? क्या गाली क्या जीवन पद्धति होती है? क्या बाबा साहब गाली को कहेंगे कि मैंने कोई हिंदू कोड भी लिखा है? तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इतना अज्ञान क्यों, इतना अज्ञान क्यों? ये अज्ञान क्यों है, या ये मैं कहूँगा कि ये आपकी सोच क्यों है, ऐसी गलत सोच क्यों है? तो आप पहले तो अपनी सोच सुधारिए कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म अलग अलग है, कहना ये शुरू कर दीजिए। मैं ये खासकर पहले बौद्धों से कहूँगा, क्योंकि बौद्धों ने आजकल नया जो बौद्ध है वो विचार कम करते हैं। वो ये ऐसे हिंदू को गाली देना है क्योंकि हिंदू से कन्वर्शन हुआ है उनका, इसलिए हमको गाली देना है, ऐसा उनका विचार है। पर ये ठीक नहीं है। ऐसा करेंगे तो ये वो तो वैसे भी अकेले पड़ जाएंगे, उनको कौन पूछेगा? हिंदू बहुत बड़ा समाज है जिसको जो है सबसे पहले ब्राह्मण धर्म से उसको मुक्त करना है हमको। तो ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग है, ये हमको कहना पड़ेगा। इसको आप कहिए, और जब कहेंगे तब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि हमको अगर हमने थोड़े देर के लिए ये मान लिया है कि हम जो है आरक्षण नहीं लेना चाहते, पॉलिटिकल आरक्षण, तो क्या हो जाएगा? हम भिन्न भिन्न धर्मों को मानेंगे, और वैदिक धर्मों को मानने वाले ब्राह्मण केवल ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मणों के अलावा गैर ब्राह्मण जो है वो हिंदू धर्मों को मानेंगे। जो मुसलमान हैं मुसलमान धर्मों को मानेंगे, सिख धर्मों को मानेंगे, जैन धर्मों को मानेंगे। और ये मानने के बाद में हमारा टकराव केवल एक ही धर्म से गैर ब्राह्मणों का टकराव हो सकता है, और वो है ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण धर्म, विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म। क्योंकि बाकी जितने लोग हैं वो नेटिव है, हिंदू है। हिंदू ये नेटिव की एक जो है पहचान है। तो हिंदू है चाहे बौद्ध है वो भी नेटिव है, सिख है वो भी नेटिव है, और धर्मांतरित जो मुस्लिम है वो भी हिंदू है, धर्मांतरित क्रिश्चियन है वो भी नेटिव है। इस प्रकार वो पुराने हिंदू ही है। तो हिंदू और नेटिव हम बाकी के सब लोग रहते हैं। और ये सब लोग रह जाते हैं तो सत्ता में भी हम ये हिंदू नेटिव ये जो है मूल भारतीय के नाम से हम आ सकते हैं, और फिर हम जो जाति और वर्ण की हमको आधारित आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अपने हित का राज करेंगे, अपने हित के कानून बनाएंगे। तो पॉलिटिकल जो आरक्षण की हमको कोई ज़रूरत नहीं होगी। और 3% विदेशी ब्राह्मण है उसके बारे में भी हम कायद जो है अपने निर्णय ले सकते हैं कि क्या वो इस देश में रह सकते हैं, रहने देना चाहिए, किस आधार पर रहने देना चाहिए, क्या अपने उनके ऊपर में नियंत्रण रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। इस प्रकार का जो है निर्णय हम बहुमत से, हम 97% गैर ब्राह्मण नेटिव है हम वो कर सकते हैं। और हमको आरक्षण में जो कास्ट बेस्ड जो आरक्षण है, जाति बेस्ड जो आरक्षण है, पॉलिटिकल आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। साथियों मैं इतना ही कहूँगा आज, और इसी के साथ में मेरे ये 2 शब्द ये पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।